हमने पिछली कक्षा में किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न को हल किया था। तो इस प्रश्न का शेष भाग हम आगे हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि मूल बिंदु से समतल हमें दिया गया है 2x + 3y - 4z + 1 = 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया बिंदु है P 0 0, जिसे हमने चित्र में दर्शाया है। समतल भी दिया गया है, हमने समतल को भी दर्शाया है और समतल का अभिलंब ये भी चित्र में दर्शाया गया है। दिए गए बिंदु से अर्थात बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब का लंब पाद बिंदु N है। हम समतल के समीकरण से समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्रमशः 2, 3, -4 हैं। 2, 3, -4 समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। इस अभिलंब के दिक् अनुपात हैं 2, 3, -4। चूंकि Pn अभिलंब के समतल के अभिलंब के समांतर है, अतः Pn का दिक् अनुपात भी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात के बराबर होगा। चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके दिक् अनुपात भी समान होंगे, तो Pn का दिक् अनुपात भी 2, 3, -4 होगा। अब बिंदु P 0 0 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात जिसके दिक् अनुपात 2, 3, -4 हैं होगा। इस समीकरण के लिए x - अल्फा अपॉन a = y - बीटा अपॉन b = z - गामा अपॉन c इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो रेखा का समीकरण होगा x - 0 अपॉन 2 y - 0 अपॉन 3 z - 0 अपॉन -4 z - 0 अपॉन -4। बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात 2, 3, -4 हैं। हमें बिंदु P के निर्देशांक पता है 0, 0, 0, तो x - 0 अपॉन दिक् अनुपात 2 = y - 0 अपॉन दिक् अनुपात 3 = z - 0 अपॉन दिक् अनुपात है
-4। तो इस प्रकार से हमें बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा अर्थात रेखा PN का समीकरण प्राप्त होता है। हल करने पर ये मिलता है x/2 y/3 इक्वल टू z/-4। यह समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 समतल का समीकरण है और यह समीकरण जो कि रेखा PN के लिए प्राप्त हुआ है, यह समीकरण 2 होगा। माना x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/-4 इक्वल टू r। यहाँ पर r कोई नियतांक है, कोई संख्या है। यहाँ से हमें x इक्वल टू 2r, x का मान प्राप्त होगा 2r, y इक्वल टू 3r और z इक्वल टू -4r मिलता है। हमें x, y, z के मान प्राप्त होते हैं। अतः रेखा 2 पर हमें एक बिंदु प्राप्त होता है जिसके निर्देशांक x, y, z से प्रदर्शित है। अतः रेखा 2 पर बिंदु ये हमें मिला 2r, 3r, -4r। हमें रेखा 2 पर एक बिंदु प्राप्त होता है 2r, 3r और -4r। यदि यह बिंदु समतल पर स्थित है, यदि यह बिंदु r, 3r, -4r समतल 1 पर स्थित है, यदि यह बिंदु समतल 1 पर स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि यह बिंदु समतल 1 पर स्थित है तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम समतल के समीकरण में इन मानों को रखते हैं। समतल के समीकरण में x, y, z के मानों को हम रखते हैं। तो हमें समतल का समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 4z + 1 = 0। तो 2x के स्थान पर 2r होगा प्लस 3y, y के स्थान पर 3r -4z, तो z के स्थान पर -4r + 1 = 0।
समतल के समीकरण में हमने x, y और z के मान रखे, तो ये मिलता है 4r प्लस 9r प्लस 16r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये मिलता है 29r प्लस 1 इक्वल टू 0। 29r प्लस 1 इक्वल टू 0। हल करने पर हमें r का मान मिलता है r इक्वल टू -1/29। r का मान मिलता है -1/29। r के मान को रख करके हम x, y, z के मान प्राप्त करेंगे। x, y, z के मान मिलेंगे जो कि बिंदु n के निर्देशांक होंगे। हमें बिंदु n के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पर r का मान रखेंगे और इस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो x का मान होगा x इक्वल टू 2r, x इक्वल टू 2 इंटू -1/29 -2/29 y 3r 3 इंटू -1/29 -3/29 z इक्वल टू -4r 4 इंटू -1/29, तो ये मिलता है 4/29। तो इस प्रकार हमने x, y, z के मान प्राप्त कर लिया। अब अतः लंब पाद n के निर्देशांक ये मिलते हैं x, y, z के मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे। x का मान -2/29, y का मान -3/29 और z का मान है 4/29। तो इस प्रकार हमने दिए गए बिंदु से दिए गए समतल पर डाले गए लंब के लंब पाद n के निर्देशांक प्राप्त किए, जो -2/29, -3/29 और 4/29 प्राप्त होते हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम कोई दी गई रेखा किसी दिए गए समतल पर स्थित हो, इस बात के लिए शर्त ज्ञात करेंगे। हमें कोई रेखा दी गई है और कोई समतल दिया गया है, तो दी गई रेखा दिए गए समतल पर स्थित हो, इसके लिए हम शर्त ज्ञात करेंगे।
दी गई रेखा एक दिए हुए समतल पर दी गई रेखा एक दिए हुए समतल पर होने की शर्त। दी गई रेखा एक रेखा दी गई है, ठीक है। रेखा का समीकरण है, हमें रेखा दी गई है, इस रेखा का समीकरण है x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। हमें यह रेखा दी गई है, साथ ही एक समतल दिया गया है, समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण है। दी गई रेखा इस समतल पर स्थित हो, इसके लिए हमें शर्त ज्ञात करनी है, कंडीशन ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि रेखा एक पर हम बिंदु प्राप्त करते हैं। रेखा एक पर बिंदु हमें यहाँ से रेखा के समीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। रेखा के समीकरण से हमें बिंदु प्राप्त होता है। ये बिंदु होगा रेखा एक पर बिंदु x1 y1 z1 स्थित है। रेखा यदि समतल पर स्थित है तो रेखा का प्रत्येक बिंदु भी समतल पर स्थित होगा, ठीक है। यदि रेखा समतल पर स्थित है तो रेखा का प्रत्येक बिंदु भी समतल पर स्थित होगा। यदि रेखा एक समतल 2 पर स्थित है तो रेखा का प्रत्येक बिंदु, यदि रेखा एक समतल 2 पर स्थित है तो रेखा का, हम इसी बिंदु को ले लेते हैं, है ना। रेखा का बिंदु x1 y1 z1 समतल पर स्थित होगा तथा समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा एक
पर बिंदु प्राप्त हुआ x1 y1 z1। रेखा एक समतल 2 पर स्थित है तो रेखा का बिंदु x1 y1 z1 समतल पर स्थित होगा तथा समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हमें समतल के समीकरण से प्राप्त होगा। समतल के समीकरण में x y z के स्थान पर x1 y1 z1 रखा जा सकता है। तो ये मिलता है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये पहली शर्त है। ये पहली शर्त है। रेखा समतल पर स्थित हो, इस बात के लिए हमने शर्त ज्ञात किया a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इक्वल टू 0 है। तो दी गई रेखा दिए गए समतल पर स्थित होगी। इसके लिए हमने एक शर्त ज्ञात किया है। पहली शर्त है a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं कि रेखा समतल पर स्थित है, चूंकि रेखा समतल पर स्थित है यदि रेखा समतल पर स्थित है तो रेखा समतल के समांतर होगी। यदि रेखा समतल पर स्थित है तो यह समतल के समांतर होगी। रेखा यदि समतल पर स्थित है तो समतल के समांतर होगी। इस स्थिति में समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा। अतः समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा। चूंकि रेखा समतल पर स्थित है, हम विचार कर रहे हैं कि रेखा समतल पर स्थित हो तो क्या शर्त बनेगी। तो यदि रेखा समतल पर स्थित है तो यह समतल के समांतर होगी। अतः समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा। ठीक है। यदि रेखा समतल पर स्थित है तो यह समतल के समांतर होगी और समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा। तो रेखा के लिए दिक् अनुपात L M N, समतल के लिए
दिक् अनुपात ABC है। तो इस प्रकार हमें ये शर्त प्राप्त होगी AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। यदि दोनों परस्पर लंबवत हैं, हमने यहाँ पर लिया कि रेखा समतल पर स्थित है, अतः यह समतल के समांतर होगी। समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा। तो दोनों के दिक् अनुपात के लिए रेखा और समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात, इन दोनों को लेकर के ये शर्त बनती है AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से समीकरण 3 और 4 यदि संतुष्ट होते हैं तो दी गई रेखा दिए गए समतल पर स्थित होगी। यदि समीकरण 3 और समीकरण 4 संतुष्ट होते हैं तो इस स्थिति में दी गई रेखा एक दिए गए समतल 2 पर स्थित होगी। अब हम अगले बिंदु पर विचार करेंगे। दो सरल रेखाओं के समतलीय होने का क्या प्रतिबंध होगा, ये हम ज्ञात करते हैं। दो सरल रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। हमें दो सरल रेखाएं दी गई हैं। ये सरल रेखाएं हैं, पहली सरल रेखा है x माइनस x1 अपान L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान M1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान N1। ये पहली सरल रेखा है। तथा दूसरी सरल रेखा दी गई है x माइनस x2 अपान L2 y माइनस y2 अपान M2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान N2। हमें इस प्रकार दो सरल रेखाएं दी गई हैं जिनके समीकरण 1 और 2 में दर्शाए गए हैं। अब हम उस समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं जिसमें रेखा एक स्थित हो। वह समतल जिसमें रेखा एक स्थित हो, जिसमें रेखा एक स्थित हो। किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमें पता है। किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमने लिया था
यदि समतल x1, y1, z1 बिंदु से गुजरता है तो समतल का समीकरण होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। चूंकि रेखा 1 पर बिंदु x1, y1, z1 स्थित है, चूंकि रेखा 1 पर बिंदु x1, y1, z1 स्थित है, अतः वह समतल जिसमें रेखा 1 स्थित हो, चूंकि बिंदु रेखा पर स्थित है, अतः बिंदु समतल पर भी स्थित होगा। बिंदु रेखा पर स्थित है और रेखा समतल पर स्थित है, तो बिंदु समतल पर भी स्थित होगा और समतल का समीकरण ये बनेगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण होगा। ये समीकरण 3 बनता है। पुनः रेखा 1 इस समतल पर स्थित है। रेखा 1 इस समतल पर स्थित है, अर्थात रेखा समतल के समांतर होगी और समतल का अभिलंब रेखा पर भी लंब होगा, जैसा अभी हमने इसके पहले वाले आर्टिकल में हमने विचार किया था। तो हम ये देखते हैं कि रेखा समतल में स्थित है, तो रेखा समतल के समांतर होगी और समतल पर जो अभिलंब है वह रेखा पर भी अभिलंब होगा। इसलिए हमें यह मिलता है समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात a, b, c है और रेखा के लिए L1, M1, N1 है। तो इसके आधार पर हम प्राप्त करते हैं a L1 प्लस b M1 प्लस c N1 इक्वल टू 0। अभी हमने इस शर्त को सिद्ध भी किया है कि रेखा समतल पर स्थित है, तो इस शर्त का पालन होगा a L1 प्लस b M1 प्लस c N1 इक्वल टू 0। अब हम रेखा 2 के लिए विचार करेंगे। रेखा 2 समतल 3 पर स्थित हो तो रेखा 2 समतल 3 पर स्थित हो तो रेखा का बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा का बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा 2 समतल 3 पर स्थित हो तो रेखा 2 का बिंदु x2, y2, z2 समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम
समतल के समीकरण में मान रखेंगे, समतल के समीकरण में x, y, z के मान हम x2, y2, z2 रखेंगे। तो ये मिलता है a, अतः a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 होगा। रेखा 2 समतल 3 पर स्थित है, तो रेखा 2 का बिंदु x2, y2, z2 है। यहाँ से समीकरण से देख सकते हैं कि रेखा 2 का बिंदु x2, y2, z2 है। रेखा 2 समतल 3 पर स्थित है, तो रेखा 2 का बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात x, y, z के मानों को x2, y2, z2 से प्रतिस्थापित किया गया, तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण 5। पुनः रेखा 2 समतल पर स्थित है, तो इसके लिए हमें एक शर्त और मिलती है, और वो है रेखा 2 समतल 3 पर स्थित है, समतल 3 पर स्थित है। इसके लिए हमने अभी एक शर्त और प्राप्त किया था, a L2 रेखा 2 के लिए इसी प्रकार की शर्त बनेगी, a L2 प्लस b M2 प्लस c N2 इक्वल टू 0। ये शर्त भी हमें मिलेगी। अब हम समीकरण 4, 5 और 6 इन समीकरणों को लेते हैं। देखिए समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6, हम इन 3 समीकरणों को लेते हैं। समीकरण 4, 5 और 6 से तीनों समीकरणों से समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को हमने लिया। इन तीनों समीकरणों से A, B और C का विलोपन करते हैं। इनका विलोपन करके हम तीनों समीकरणों को सारणिक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 4, 5 और 6 से हमें ABC का विलोपन करने पे इन तीनों समीकरणों से हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं, ये हमें सारणिक के रूप में प्राप्त होगा। इन गुणांकों को लिखेंगे, ABC के गुणांक हैं, इनको लिखेंगे, तो ये मिलेगा L1, M1, N1, L1, M1, N1। ये समीकरण 4 के लिए हो गया। समीकरण 5 के लिए हमें मिलेगा x2 माइनस x1, ये होगा L1, M1, N1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और समीकरण 6 से मिलता है L2,
m2 n2 इक्वल टू 0। हमने समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 इन तीनों समीकरणों को लिया और ABC का विलोपन करके हमने एक सारणिक का मान प्राप्त किया जो ABC के गुणांकों से प्राप्त होता है। तो L1, M1, N1 ये सारणिक का पहला पंक्ति होगा। समीकरण 5 से मिला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। समीकरण 6 से मिला L2, M2, N2 इक्वल टू 0। इस समीकरण से इस सारणिक को आगे हल करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस सारणिक में हम प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति की परस्पर अदला बदली करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 इक्वल टू 0। यदि हम पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर अदला बदली करते हैं तो हमें एक माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें इस रूप में सारणिक का मान प्राप्त होता है। इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमें दो सरल रेखाओं के समतलीय होने के लिए प्रतिबंध प्राप्त होता है। यह है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 इक्वल टू 0। अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि दो दी गई रेखाओं से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा या ऐसे समतल का समीकरण हम ज्ञात करेंगे जो दो दी गई रेखाओं से होकर के गुजरता है। धन्यवाद।